नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की। शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। योगी मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है तो प्रोफेशनल और अनुभव को भी जगह मिली है। युवा और महिलाओं को भी स्थान देकर समाज के सभी वर्गों को योगी सरकार में स्थान देने की कोशिश की गई है। इसलिए आज बात योगी मंत्रिमंडल की करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और संसद टीवी के संपादक श्याम किशोर साही जी भी मौजूद हैं। श्याम जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। संजय जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। योगी मंत्रिमंडल आज जिस तरह से उसका गठन हुआ है, जिस तरह से नाम सामने आए हैं, चेहरे सामने आए हैं, क्या संदेश है इसका? देखिए, सीधा एक संदेश तो होता है कि एक सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई है, दोबारा आई है। कई तरह के इतिहास आज लिखे गए हैं। पहले तो जरा सा उस पर नज़र डाल लीजिए। 1952 के बाद जब पहला चुनाव हुआ था, पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरा करके दोबारा सत्ता में आता है। 85 के बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आती है। बीजेपी इसके पहले 2 बार सत्ता में थी लेकिन कभी भी पूरा टर्म नहीं कर पाई थी। ये योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरा किए और फिर से आए। और बीजेपी के लिए यूपी एक जो स्टेट कहा जा रहा था, जैसे आप वो योगी हैं उपयोगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो सही में एक तरह से चरितार्थ हुआ है। जो एक बहुत बड़ा मैसेज है वो ये देखिए, 24 मंत्री ड्रॉप हुए हैं। 24 मंत्री ड्रॉप होना बहुत बड़ी बात होती है और नए चेहरे आए हैं। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब अलग तरह से काम किया था। नेता भी कद्दावर हैं। कुछ जो भी संगठन की उनकी सोच रही होगी जिसके हिसाब से उन्होंने नए चेहरों को लिया है। समीकरण जिसका आप देखिए, जातीय समीकरण को एक सोशल कोलिशन या सोशल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं। उसका एक वो तरीका होता है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एक सीधा एक वाक्य कह देते हैं जातीय मतलब ये, लेकिन उसके मायने जब आप कार्यक्षेत्र में जाते हैं, राजनीति के कार्यक्षेत्र में, तो उसके मायने बदल जाते हैं। उनका संपर्क अपने लोगों के साथ होता है। उनका जो एक कम्युनिटी होती है उसको किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। तो आप देखेंगे कि संजय निषाद जो निषाद पार्टी के थे वो मंत्री बनाए गए। अनुप्रिया पटेल अपना दल के, उनके पति, चूंकि पार्टी ही उनकी है तो अनुप्रिया पटेल केंद्र में है, उनके हस्बैंड आशीष पटेल वहाँ पे आए। उप मुख्यमंत्री भी केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी को लगा कि वो पार्टी के लिए उपयोगी हैं तो उन्होंने चुनाव हारने के बाद उन्हें बनाया गया। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, उनके जगह ब्रजेश पाठक को बनाया गया। एक चीज़ जो सिग्निफिकेंट मैसेज आप देखते हैं कि ब्रजेश पाठक बीजेपी के ओरिजिनली वो नहीं थे, लेकिन उनके काम से या उनका जो सामाजिक क्षेत्र है जिसमें उन्होंने काम किया, सरकार में जिस तरह से काम किया, तो लगा कि उनको एलिवेट करना चाहिए, तो उनका एलिवेशन इसमें हो गया। इस तरह से आप देखेंगे एक पोर्टफोलियो जब बटेगा तो उसके बाद और पता चलेगा कि किस तरह का कार्यभार किनको दिया जा रहा है। एक जो ये है कि एक जनता के उस तरह के बहुमत के साथ सरकार आई है तो 50 से ऊपर मंत्री आज बनाए गए। तो एक जो होता है कि स्टार्ट मतलब हिट द ग्राउंड रनिंग, तो ऑलरेडी एक सरकार काम के मोड में थी क्योंकि मुख्यमंत्री वही कंटिन्यू कर रहे थे, बाकी चीज़ें वो हो रही थी। मुख्यमंत्री के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है, मुख्यमंत्री के प्रति भी है। तो ये सरकार जो है वो हैज़ हिट द ग्राउंड रनिंग, मैं ये कहूँगा। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक अहम स्थान है। और उसमें अगर दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कमान संभाल रहे हैं, उपयोगी हैं योगी, कितने उपयोगी हैं? क्योंकि जनता की उम्मीदें, श्याम जी, बहुत बढ़ गई हैं, पहले भी थीं, अब और बढ़ गई हैं। आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव, भारतीय राजनीति का ये जो चुनाव रहा, वो एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। 2014 में केंद्र में जो सरकार आई तो कई जगह से ऐसी प्रतिक्रियाएं थी कि हो सकता है आ गए हों, जनता ने वोट दे दिया हो। दूसरी बार जब 2019 में ये लोग फिर से आए बढ़ी हुई ताकत के साथ,
तो ये समझ में आया कि लोगों की आकांक्षाएं हैं और लोग विश्वास कर रहे हैं। जो कुछ भी इन्होंने रिफ्लेक्शन देखा उस पर फिर से इन्होंने मोहर लगाई है जी। उत्तर प्रदेश का केस भी वैसा ही है। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव थोड़ा अलग होता है, लेकिन लोगों ने फिर से उसी सरकार को अगर मैंडेट दिया है और भरपूर मैंडेट दिया है कि वो बड़े फैसले और कड़े फैसले ले पाए, तो ये निश्चित तौर पर लोगों की जो आकांक्षा है वो बहुत बढ़ी हुई है। पिछली सरकार की बात करें तो 2 वर्ष इनका पूरा कोरोना में बीता है, फिर भी डेवलपमेंट इंडेक्स में या जो केंद्रीय योजनाएं जितनी भी रही उसमें यूपी को नंबर 1 करना, और एक जो चुनाव के समय बात कही जाती है कि इन नारों पर चुनाव लड़ा गया या लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करके चुनाव लड़ा गया, वो सारी बातों को दरकिनार करते हुए विकास का मुद्दा सर्वोपरि रहा और जनता ने इस पर मोहर लगाई। आज के अखबारों में जो पार्टी ने अपना इश्तिहार दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि शपथ राष्ट्रवाद की, शपथ सुशासन की, शपथ सुरक्षा की और शपथ विकास की। जी। तो ये सारी बातें जनता की आकांक्षा में है और निश्चित तौर पर आज अगर वो लिख रहे हैं तो जनता ने इन बातों पर मोहर लगाई है। मेरा मानना है कि इनकी चुनौती बहुत बड़ी है और शायद यही कारण है कि जो नए चेहरे लाए गए हैं उनके लिए, क्योंकि इस प्रदेश ने एक, मैं कहता हूं कि एक केस स्टडी है जी। एक बीमारू प्रदेश से निकाल कर वहां पर लाना, और उसमें केस स्टडी इसलिए है कि जो विकास की योजनाएं बनती हैं, जितनी योजनाएं बनती हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं होती जिसमें वो सारी योजनाएं ना हो, लगभग वही योजनाएं चली आ रही होती हैं थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप होता है उसको इस सरकार ने कैसे भरा है और चीज़ों को वहाँ तक ले गए हैं डिलीवरी पॉइंट तक, वो बड़ी चुनौती होगी इस सरकार के लिए डिलीवर करना। तो उस लिहाज से ये मंत्रिमंडल के चेहरे निश्चित तौर पर जब विभागों का बंटवारा होगा और बहुत जल्द इनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं केंद्र के चुनाव से जोड़कर जी देखा जाता है। जी। संजय जी, अगर वैचारिक दृष्टि से मैं बात करूं, जिस विज्ञापन का जिक्र श्याम जी ने किया कि उसमें राष्ट्रवाद भी है, सुशासन भी है, सुरक्षा भी है, और दूसरी जिनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है शासन के संबंध में, उस सब का जिक्र आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश वैचारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रांत, जहाँ अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी पिच है। देखिए, ये जो वैचारिक चीज़ कह रहे हैं, देखिए एक तो पार्टी की विचारधारा मतलब वो सर्वज्ञात है, उसमें कोई उस पर डिबेट करने की जरूरत नहीं जी। जो राष्ट्रवाद की चीज़ है, देखिए कई समय में हमारा अगर आप देखेंगे तो पिछले 14 के पहले की एक परिस्थिति जिसमें राष्ट्रवाद का बहुत तरह का डाइल्यूशन हो गया था, तो लोगों के अंदर एक फीलिंग, राष्ट्रवाद की फीलिंग से आता क्या है, बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में देखते हैं। मतलब एक ऐसा बड़ा तबका तैयार है जो किसी भी चीज़ को राष्ट्रवाद के नाम पे वो हर समय निगेटिव देखता है। अगर राष्ट्रवाद की कोई चीज़ होगी तो आप देखते क्या है कि हमारा एक मजबूत राष्ट्र जो अपने पाँव पे खड़ा है, अपने दम पे खड़ा है और सामने वाले के साथ नज़र में नज़र मिला करके बात करता है, किसी से चिंता, किसी से घबराता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं, अडिग होकर के खड़ा है। ये कौन करता है? ये जनता ही तो करती है ना। जब जनता सशक्त होगी और सरकार जब सशक्त होगी और जनता उस तरफ उन्मुख होगी, राष्ट्र कई राज्यों को, व्यक्ति को, संजय जी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन लखनऊ से इस समय वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा जो योगी मंत्रिमंडल आज सामने आया है, जो चेहरे सामने आए हैं, जिस प्रकार का जातीय सामाजिक संतुलन सामने आया है, आप कैसे देखते हैं? क्या संदेश है इस मंत्रिमंडल का? योगी की यह दूसरी पारी है जी, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पहली पारी योगी के लिए कठिन थी, बड़ा चुनौती भरा उस समय का कालखंड था, और अचानक से योगी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया, लोगों को बहुत सी आशंकाओं ने घेर लिया था। ये कि ये योगी मठ से निकल करके और राज्य की राजनीति में इतने सिरमौर रूप में खड़ा हो गया, कैसे संभव है कि ये अपने आप को संभाल सकेंगे? और इनका जिस तरह का स्वभाव था, जिस तरह की इनकी पिछली राजनीति थी, एक अक्खड़ व्यक्ति के नाते थी जी, एक स्पष्ट वक्ता के नाते थी, और किसी भी बात में अगर हट करते थे तो जो योगी का हट होता है उस तरह का हट भी था।
तो वो दोनों चीजें इनकी दिखाई दी। इनका अक्खड़पन खत्म नहीं हुआ, इन्होंने बातों को ठीक प्रकार से कहने में कभी संकोच नहीं किया जी। कई बार तो प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इनके वक्तव्य ऐसे रहे जो बहुत सीधे थे, एकदम सपाट बोलने वाला व्यक्ति है। दूसरी पारी आई है तो लोग समझ रहे थे कि दूसरी पारी आते तक, या लोगों का अनुमान था कि कुछ दिनों में ही 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले योगी एक नरम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जी। लेकिन योगी नरम मुख्यमंत्री नहीं हुआ और प्रचंड मुख्यमंत्री हुए। प्रचंड व्यक्तित्व के नाते से उभरे और प्रदेश की जनता ने इनके शासन करने की शैली को अप्रिशिएट किया है, शासन करने की शैली पर वोट दिया है। और सबसे बड़ी चीज जो रही कि स्पष्ट रूप से एक ईमानदार मुख्यमंत्री यानी जितनी नियुक्तियां हुई जी। उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां हमेशा विवादित रही हैं, चाहे वो चपरासी की नियुक्ति रही हो, चाहे किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रही हो, वाइस चांसलर तक की नियुक्तियां विवादित रहा करती हैं जी। नरेंद्र जी, लेकिन पिछले 5 साल के कालखंड में जी योगी ने दृढ़ता से इस चीज को रोका है। जी। कहीं नरेंद्र जी, पैसा भी पुलिस में लेखपाल की भर्ती हो, नरेंद्र जी, मैं मंत्रिमंडल के बारे में आपसे एक बात ये जानना चाहता हूं कि करीब 24 मंत्री जो पिछली सरकार में थे इस बार नहीं हैं, नए चेहरे काफी सारे सामने आए हैं, इसकी वजह क्या है? कई नामी मंत्रियों को भी ड्रॉप किया गया है, चुनाव जीते हैं वो। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का ये चेंज हुआ है जी, ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की इच्छा के अनुरूप हुआ है, और इसमें योगी का भी हाथ है, योगी की भी सम्मति है। निश्चित रूप से उन्होंने जो पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, कई मंत्रियों के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं थे, परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे। किसी व्यक्ति का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है जी, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री ने चाहा वैसा शायद नहीं हुआ जी, उसका ये परिणाम है जी। ये भी संभव है कि जो लोग आ गए हैं कह नहीं सकते कि सारे के सारे बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं पीछे जी। बिल्कुल, एक बात लेकिन नए जो मंत्री आए हैं उनके साथ जी सामने एक रेखा खींची हुई है कि बड़े से बड़े बरगद को गिराया जा सकता है, बड़े से बड़े व्यक्तित्व को हम पीछे खड़ा कर सकते हैं जी। तो नई टीम जो आई है, नए ऐसे नवयुवक आए हैं एकदम जो बहुत उत्साही हैं, योगी को इसका लाभ मिलने वाला है जी। ठीक है, योगी भी इसके पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं रहते, कभी मंत्री नहीं रहते। ठीक है श्याम जी, अगर बात मैं करूं भगवा शब्द की, तो भगवा शब्द एक सरकार में बहुत विवाद में रहा और भगवा शब्द एक सरकार में सत्ता में प्रतिष्ठित हुआ। आज भगवा मुख्यमंत्री हैं। भगवा मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवा वस्त्र पहनते हैं वो। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम जब बात भगवा की करते हैं तो विकास की भी करते हैं, क्योंकि योगी जी भगवा और विकास दोनों की बात करते हैं। इसका समन्वय क्या है? ये एक ऐसी धारणा समाज में लाई गई एक वर्ग के माध्यम से कि जो ऋषि हैं, संत हैं या ऐसे लोग हैं, उनका काम राजनीति नहीं है, जबकि भारत का हजारों हजार वर्षों का इतिहास ऐसा नहीं कहता। जनक राजा भी थे और ऋषि भी थे, और इस तरह के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। जो ऋषि थे, संत थे, लेकिन उन्होंने शासन दिया। ये बड़े दर्शन के स्तर की बात है कि वहाँ शासन का अर्थ कोई सत्ता का उपभोग करना और अपने हित में करना ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच के कालखंड में सत्ता का दुरुपयोग करने के उदाहरण ज़्यादा थे। लेकिन जिस तरीके से आप ठीक कह रहे हैं कि ये चुनौती पिछली बार भी थी, केंद्र में एक पार्टी की सरकार आई तो भगवा सरकार का आरोप लगा, और ये तो भगवाधारी है ही, ये सन्यासी हैं। भारत की राजनीति में इस तरह से सन्यासी का मुख्यमंत्री बनना हुआ है, लेकिन ये फिर से आए हैं। ये चुनौती इनके साथ बड़ी थी कि जो क्या प्रशासन संभाल पाएंगे, लेकिन कोविड के काल में जिस तरह से यूपी ने एक उदाहरण रखा कि दुनिया से ऐसी बातें आने लगी कि क्या हमको योगी मिल सकते हैं हमारे यहाँ के कोविड को नियंत्रित करने के लिए। मेरा मानना है कि इस बहुमत के बाद उस इकोसिस्टम से एक बार फिर से लड़ना पड़ेगा कि भगवा की सरकार है जी, बेशक वो सरकार विकास के काम करे या भगवा वाले जो आरोप लगते हैं वो ना करे, लेकिन वो इकोसिस्टम फिर से जागृत होगा और अपना पूरा प्रयास करेगा इस सरकार को उस रंग में रंगने का।
तो वो चुनौती इनके साथ होगी। और चूंकि ये सन्यासी हैं और उस रूप से अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं करना चाहते, जी, तो लोगों के लिए एक मौका जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ को कोई भगवाधारी मुख्यमंत्री के रूप में देखता है, कोई सन्यासी के रूप में देखता है, वो हैं भी, और दूसरा कोई बुलडोजर बाबा के रूप में उनको देखता है। उसको लेकर भी उनकी प्रसिद्धि चुनाव के दौरान हम सब ने देखी। लेकिन संजय जी, अगर मंत्रिमंडल का मैं पूरे यूपी के हिसाब से देखूं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक करीब 16, पूर्वांचल से 15, अवध से 6, रुहेलखंड से 5, मध्य यूपी से 6, बुंदेलखंड से 4, यानी पूरे उत्तर प्रदेश को लगभग समायोजित करने का एक प्रयास किया गया इस मंत्रिमंडल में। आप कैसे देखते हैं, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़ अहम है। जैसे एक तो आप एरिया का भी एक्सपेंस देखिए कि एरिया किसका कितना बड़ा है और वहाँ से कौन से लोग आ रहे हैं। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बैलेंस्ड वो दिखता है कि जो आपने एरिया वाइज बताया कि कहाँ से कितने मंत्री आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये सरकार, योगी सरकार ऐसी सरकार है कि जैसे जहाँ मुख्यमंत्री, सही मायने में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट है मुख्यमंत्री के कार्यालय में और वहाँ से जो चीज़ें मुख्यमंत्री द्वारा संचालित होती हैं। एरिया रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप कास्ट की बात कर रहे थे, वो भी इसलिए है कि उस एरिया के लोग जो हैं या आकांक्षाएं जो हैं, वहाँ के जो व्यक्ति चुन करके जा रहे हैं या सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं और सरकार के अंदर उस चीज़ को बता सकते हैं और लोगों की एक्सेसिबिलिटी भी अपने एरिया के लोगों के साथ हो। दूसरी चीज़ जो, अगर आप एक मुझे इजाज़त दें, जो आप श्याम जी से बात कर रहे थे, देखिए, भगवा हमारे संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। भगवा हमारे तिरंगे झंडे में भी है, तो अगर वहाँ पे है तो क्यों किसी को आपत्ति होती है। एक जो चीज़ सबसे यूनिक है योगी आदित्यनाथ के लिए कि वो आज के दिन भी सर्विंग महंत हैं, गोरखनाथ पीठ के उसके सर्विंग महंत हैं और मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ, मैं जब चुनाव के सिलसिले में यूपी में घूम रहा था तो उनकी अपनी जो एक उन्होंने छाप छोड़ी है लोगों के बीच में, प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी का गुडविल काफ़ी बड़ा है। आप घर घर में घुसे हुए हैं, यूपी में हो या कहीं और देश के किसी भाग में जाएं, योगी आदित्यनाथ अपनी एक छाप वोटर के बीच में छोड़े हैं। उनके कार्य की शैली, क्योंकि उनके इंटीग्रिटी पे कोई किसी को संदेह नहीं है, उनके कार्य की सीधा बोलते हैं, सीधा काम करते हैं, और जिस तरह से मतलब उन्होंने करप्शन या माफिया या बाकी चीज़, लॉ एंड ऑर्डर, उस पे काम किया। बहुत सारी चीज़ें यूपी में, पावर देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, बाकी कोविड के कार्यकाल का काम देख लीजिए, जो बाकी जन कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं, अनाज का वितरण हो सकता है, इसमें काफ़ी हाई रेट पे जाते हैं। तो वहाँ से राष्ट्रवाद, भगवत, कई चीज़ें वो मिलती हैं। जब राष्ट्र की आप बात करते हैं तो स्टेट, मतलब अगर हम काम करेंगे तभी तो वो होगा, तो स्टेट आपका ऊपर उठेगा, तब फिर जाकर के पूरा देश ऊपर उठता है। यहाँ पे जो आज का मंत्रिमंडल है, जिस तरह का आप सोशल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं या रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, वो एक सरकार को सम्मिलित रूप से सरकार बनाने के लिए वो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग, शायद अच्छे लोग छूट गए होंगे या कुछ लोग को छोड़ा गया होगा कि वो संगठन का कोई और दायित्व संभालें, कहीं और किसी और दिशा में जाकर के काम करें। तो ये एक चलता रहेगा कि किसको लिया गया, किसको नहीं लिया गया। मुख्य चीज़ ये होती है कि सरकार का जो मुखिया है वो किस रूप में काम करवाना चाहता है। संजय जी, ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को आप कैसे देखते हैं? क्या संदेश है इस मंत्रिमंडल का? केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, चुनाव हार गए थे। जी, मनोज जी, आप यदि इस मंत्री परिषद की एक तरह से आप संरचना देखेंगे तो इसमें एक साफ दिखाई देता है कि कार्य क्षमता, डिलीवर करने की क्षमता जिसमें है उसको प्राधान्य जी। और ऐसे में संख्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जब आपके ही खुद के 255 हो और बाकी आपके साथी जो है वो भी 20-22 आपके साथ हो, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद में तो आपके 10% ही होंगे कुल सदस्य संख्या के। लेकिन ऐसे में जैसे हम देख रहे हैं कि राजनीति में सारे प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, समाज घटकों का प्रतिनिधित्व, ये सारा विचार तो करना ही पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रेफरेंस जो दिया गया है, जैसे
रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को एक प्राधान्य दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय जो है, और संजय निषाद का जिस तरीके से मुझे लगता है रिकॉग्नाइज करना, और केवल संजय निषाद को नहीं, हम देखते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पे अपने अलाइज को अकोमोडेट किया है मेजॉरिटी रहते हुए भी, ये एक गठबंधन की राजनीति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैलेंस रखने का प्रयास किया है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा कि कौन डिलीवर कर सकता है, एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ला सकता है, ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है कि इस मंत्रिपरिषद को आज की रचना में कम से कम मैं उस दृष्टि से देखता हूं। जी श्याम जी, जिस मंत्रिमंडल का जिक्र प्रफुल्ल जी कर रहे हैं उसमें अधिवक्ता भी हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें शिक्षक भी हैं, उसमें सीए भी हैं, प्रोफेशनल्स का एक हमें इसमें प्रतिनिधित्व अच्छा देखने को मिलता है। पूर्व आईएएस भी हैं, पूर्व आईपीएस भी हैं। आप कैसे देखते हैं जो प्रोफेशनल्स की भागीदारी इस समय सरकारों में, मंत्रिमंडल में हो रही है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? पीछे जो सरकार चली उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक बड़ा नोबल प्रयास इन्होंने किया और उसके बड़े फायदे हुए। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ये लोग लेकर आए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और तमाम जगहों पर। उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि छोटी छोटी जगहों के वो प्रोडक्ट, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जो एस्पिरेशनल इंडिया हम जिसको कह रहे हैं, आकांक्षावान भारत जी, जो टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है, नई दुनिया से जुड़ना चाहता है, नए उभरते मार्केट को समझना चाहता है, तो मुझे लगता है दूसरा एक पहलू जो 5 महिलाओं को कैबिनेट में स्थान दिया गया है, तो महिलाओं का एक तरह से विश्वास है। सुरक्षा को लेकर जितनी भी प्रतिक्रियाएं ली जा रही थी महिलाओं की, तो निश्चित तौर पर जहां पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं उसमें प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल है। और ये एक संदेश, जाहिर तौर पर आज युवा देश है और उत्तर प्रदेश लगभग 25 से 27 करोड़ की आबादी हम वहाँ मान रहे हैं, उसका बड़ा वर्ग युवा है। तो युवाओं में ये विश्वास दिलाना कि भी ये सरकार कोई ट्रेडिशनल सरकार नहीं है और नए बदलती आवश्यकताओं के अनुसार, बदलते संसाधनों के अनुसार, बदलती तकनीक के अनुसार ये अपने आप को ढालने में सक्षम है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा जब ये लोग काम करना शुरू करेंगे। लेकिन कैबिनेट के चेहरे से इन्होंने ये स्थापित करने का जी बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी का मतलब ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आए, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी उभर के सामने आई है, उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है जीत और हार में। संजय जी, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि हमने उत्तराखंड में देखा, पुष्कर धामी जी को चुनाव हार गए लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। केशव मौर्य चुनाव हार गए लेकिन उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बीजेपी एक नए तरह का प्रयोग और एक परंपरा स्थापित कर रही है। केंद्र में ऐसा हुआ है कि जो लोग चुनाव हार गए उनको राज्यसभा में लेकर के आया गया और उनको मंत्री बनाया गया। ऐसा हुआ है केंद्र में। राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे कई उदाहरण हमारे साथ हैं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और उसके बाद उनके लिए भी कहा गया कि सीट वैकेट करेंगे कोई और विधायक, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। और कई बार स्लोगन भी ऐसा हुआ कि वही है। ये जो है पार्टी, इसका मतलब कि पूर्णतया विश्वास करती है पुष्कर धामी के नेतृत्व में। और उन्होंने जो पुष्कर धामी को छोटा सा एक कार्यकाल मिला मुख्यमंत्री के रूप में, पार्टी को, संगठन को और पार्टी को चलाने का, या केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश में उनकी जो भी भूमिका रही सरकार के अंदर और चुनाव के दरमियान या संगठन के दरमियान या उनका जो सोशल आउटरीच है उसको लेकर के, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बताती है कि कई बार आप जिनको समझते हैं कि ये हार गए तो ये खत्म हो गए या ये जीत गए तो यही सर्वोपरि हैं, तो आप देखिए एक तरफ 2 सिचुएशन है। एक तरफ इतने सारे मंत्री ड्रॉप होते हैं और दूसरी तरफ केशव मौर्य को उनको वापस उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जी इसमें संजय जी की टिप्पणी में एक टिप्पणी में जोड़ूंगा बहुत संक्षेप में, कि जो पार्टी ये कह रही थी कि दरअसल व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, पार्टी लड़ रही है, तो अब उन्होंने सच में बताया है कि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा था, पार्टी जीती है तो व्यक्ति भी जीता है। जी, कुछ ये भी भाव जरूर है। जाहिर है, और बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आप सरकार बनाते हैं, जब राजनीति करते हैं, तमाम तरह के सामाजिक पहलू आपको देखने पड़ते हैं, संतुलन बनाना पड़ता है और हार जीत से परे भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। अरविंद कुमार शर्मा जी एक खास नाम है इस मंत्रिमंडल में। 2 साल पहले आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे और अब योगी सरकार में
मंत्री बने हैं। भदौरिया साहब, आखिरी बात आपसे मैं जानना चाहूंगा, कितनी बड़ी अब आगे चुनौती देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक और अमित शाह जी ने एक योजना गढ़ी है। वो योजना 2024 को लेकर है, लेकिन उसके साथ इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और सर्वोत्कृष्ट स्थिति में ले जाना है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मंत्री बने हैं इनके कामों पर बड़ी सख्त निगरानी हो जी। ये योगी साहब भी करेंगे और हमको लगता है केंद्र से भी इसके इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसकी चिंता की जाए कि परफॉर्मेंस बेस्ड मंत्रियों का आकलन उनके परफॉर्मेंस से हो, दिन प्रतिदिन उनकी गतिविधियों से हो। और इसमें एक बात जो अभी अमित शाह जी ने 2 दिन पहले कही, वो उत्तर प्रदेश में हर किसी विधायक के कान में ठीक से बैठाई गई है। वो ये कि कोई ये ना समझो कि तुम्हारी अपनी लोकप्रियता से तुम चुनाव जीत कर आए हो। पार्टी ने चुनाव जीता है, पार्टी के नेतृत्व ने इस चीज को गढ़ा है जी। ये बात मस्तिष्क में बैठाओ और काम करने की दृष्टि से, सेवा करने की दृष्टि से सामने आकर खड़े हो और काम करो। मंत्रियों के लिए ये चुनौती और बड़ी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो केंद्र से आए हुए अरविंद जी हो या यहाँ प्रदेश के आईपीएस अधिकारी असीम जी हो, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। जी नरेंद्र जी, मैं मानता हूँ नरेंद्र जी, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जहां तमाम तरह की चुनौतियां हैं, इतना बड़ा राज्य है, तमाम तरह की समस्याएं भी हैं। जाहिर तौर पे पिछले 5 साल जिस तरह से योगी सरकार ने शासन किया और जनता ने दोबारा सत्ता सौंपी है, जाहिर तौर पे योगी जी को भी इन चुनौतियों के बारे में एहसास होगा और आने वाले समय में चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या विकास की बात हो, उसमें हमें बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे पास समय का फिलहाल अभाव है। आप चारों ने संसद टीवी से बात की, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।